हमारी कंट्री की इकोनॉमिक विजन है 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना। अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो हम ओवरऑल जीडीपी वाइज रैंकिंग में 4th नंबर पर आ जाएंगे, जहां पर अभी जर्मनी है। अभी इंडिया की इकोनॉमी है $2.6 ट्रिलियन की और हमको पहुंचना है $5 ट्रिलियन तक बाई 2024। इकोनॉमिस्ट कहते हैं अगर हमको ऐसा करना है तो हमें सक्सेसफुल इकोनॉमीज का एग्जाम्पल लेना होगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे चाइना का। क्यों चाइना ही क्यों? क्योंकि चाइना और इंडिया 1990s के दौरान लगभग सेम पोजीशन पे थे जीडीपी वाइज, पर आज चाइना की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी की 5 टाइम्स हो गई है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे गोल को समझने के लिए। वैसे इस गोल को पहुंचने के लिए तो बहुत सारे फैक्टर्स या बहुत सारे सेक्टर्स को हमको अचीव करना होगा। उनमें से एक सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। लास्ट 50 ईयर्स का डेटा अगर हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज़ हुई है उनको उनकी बैंकिंग का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं टॉप 100 बैंक्स इन द वर्ल्ड। टॉप 100 में 19 चाइनीज़ नेशनल बैंक्स हैं और टॉप 4 ओवरऑल बैंक्स इन द वर्ल्ड आर चाइनीज़ बैंक्स। इसमें इंडिया का सिर्फ एक बैंक है एसबीआई, जो कि रैंक करता है 43rd। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में डॉक्टर सुब्रमण्यम हमको 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बताते हैं जिसको हमारे बैंक्स को अचीव करना होगा। पहला गोल ये है कि टॉप 100 में एटलीस्ट इंडिया के 6 नेशनल बैंक्स होने चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, जो कि अभी इंडिया में है 56% और चाइना में है 150 to 200%। क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो हमको ये दिखाता है कि हमारी कंट्री में कितनी क्रेडिट फ्लो हो रही है, जो कि बूस्ट करती है इकोनॉमी को। बैंकिंग की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हम 4 मेजर इवेंट्स देख लेते हैं जो कि इकोनॉमी में होती है। इससे हमको बैंकिंग की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो एक पहला इवेंट हम लेते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता है वेजेस पे होते हैं, लोग सेविंग करते हैं। तो सेकंड इवेंट हो गया सेविंग। उस सेविंग को लोग जो है बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक उसको आगे लोन पर देती है। तो तीसरा इवेंट हो गया लोन, और उसको एज अ इन्वेस्टमेंट करके कंपनी वापस प्रोडक्शन करती है, इसलिए चौथा इवेंट हो गया इन्वेस्टमेंट। तो इसमें जो सेविंग टू लोन ये वाला जो एरिया है ये बैंक्स के अंडर आता है। और हमारी इकोनॉमी में यही प्रॉब्लम चल रही है कि सेविंग्स तो हो रही है बराबर, पर कंपनी उसे लोन के रूप में एक्सटेंड नहीं कर रही है, या एक्सटेंड कर रही है तो बहुत सारा उसमें से एनपीए हो गया है। ये एनपीए क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, किस डायरेक्शन में कंट्री जा रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है, यही हमारी इस वीडियो का टॉपिक है। ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये है इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम जानेंगे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक विजन। सेकंड हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग। थर्ड हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ एनपीए। अब ये एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को समझ लेते हैं। एनपीए को समझने के लिए पहले हमें एसेट्स को समझना होगा, और एसेट्स को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं बैलेंस शीट का। एक कंपनी की बैलेंस शीट जो कि दिखाती है कि उस कंपनी की हालत कैसी है। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एसेट एंड लायबिलिटीज़। एसेट यानी कि वो सारी चीज़ें जिससे कि कंपनी पैसे कमाती है, और लायबिलिटीज़ यानी कि वो सारी चीज़ें जिससे कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं। हम इसके लिए एक सुपरमार्केट का एग्जांपल लेते हैं। अरे सुपरमार्केट हम लेते हैं तो उसमें एसेट का मतलब होगा कि जितना उसके पास सामान है, जितना उसके पास कैश है, या उसकी जो प्रॉपर्टी है, ये सारे उसके एसेट्स होंगे। और लायबिलिटीज साइड में जो माल उन्होंने उठाया है, उसके जो पैसे उनको आगे पे करने हैं, वो सारी उनके लायबिलिटीज होगी। या अगर उन्होंने कहीं से उधार लिया है, वो उनकी लायबिलिटीज होंगी। बैंक के केस में बैलेंस शीट एक अलग तरह की होती है एज कंपेयर टू एनी कंपनी। उनके लिए लायबिलिटीज होती है डिपॉजिट्स, यानी कि हम जो डिपॉजिट करते हैं, जो कि हमारे लिए एसेट है, वो बैंक के लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि उसमें उनको इंटरेस्ट देना होता है। इसके जस्ट अपोजिट उनके लिए एसेट होता है लोन, जो कि हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि लोन में उनको पैसे मिलते हैं। अब जो ये लोन बैंक्स ने दिया है, उसमें से अगर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल आना बंद हो जाता है तो इनको बैंक को क्लासीफाई करना होता है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। इस आरबीआई गाइडलाइंस को हम कहते हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स, और इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं एसेट क्लासिफिकेशन। एसेट इसलिए क्योंकि मैंने जैसे बताया लोन एक एसेट है बैंक के लिए। अब एसेट क्लासिफिकेशन में 4 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। एनपीए यानी कि 90 डेज तक अगर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं मिलता तो हम उसे एनपीए कहते हैं। इसके अलावा और तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, सबस्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। ये सारे एसेट क्लासिफिकेशन इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि कितने टाइम पीरियड तक हमको पैसा या इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है। एज पर आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म, आफ्टर एसेट क्लासिफिकेशन बैंक्स को इन एसेट्स के अगेंस्ट में एक प्रोविजनिंग अमाउंट सेट करनी होती है। प्रोविजनिंग अमाउंट यानी कि अपने कैपिटल में से बैंक्स कुछ पैसा निकाल कर अपने इस डाउटफुल एसेट्स के अगेंस्ट में रख देती है। आरबीआई ये प्रोविजनिंग अमाउंट इसलिए सेट करती है
क्योंकि कहीं बैंक्स को फ्यूचर में अचानक से लॉस ना हो जाए और डिपॉजिटर्स का पैसे का नुकसान ना हो जाए। अब ये प्रोविजनिंग अमाउंट जो कि बैंक्स देती हैं अगेंस्ट ये अपने डाउटफुल एसेट्स के अगेंस्ट में, ये बैंक्स के लिए घाटे का सौदा है, क्योंकि ये उनका कैपिटल एक तरीके से टाई अप हो गया जो कि यूज़ हो सकता था फर्दर लोन देने में या किसी इन्वेस्टमेंट में। बेस्ड ऑन एसेट क्लासिफिकेशन ये प्रोविजनिंग का जो अमाउंट है ये भी अलग अलग होता है। इन केस ऑफ लॉस एसेट्स ये प्रोविजनिंग अमाउंट टोटल 100% होता है। आरबीआई ये प्रोविजनिंग अमाउंट इसलिए सेट करती है क्योंकि कहीं बैंक्स को फ्यूचर में अचानक से लॉस ना हो जाए और डिपॉजिटर्स का पैसे का नुकसान ना हो जाए। अभी का हाल जान लेते हैं एनपीए का इंडिया में। तो टोटल बैंक्स की अगर हम बात करते हैं, जिसमें बैंक्स भी आते हैं और हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, तो टोटल एनपीए अभी के टाइम पे है 8.3%, जिसमें से 10.3% पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है तो 5.5% प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का है। इस डेटा से हमें ये समझ में आता है कि मेजर चंक जो एनपीए का है ये हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है। तो हमको ये समझ लेना जरूरी है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही इतना एनपीए क्यों एक्यूमुलेटेड है, और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको इंडिया की बैंकिंग हिस्ट्री के ऊपर जाना होगा कि बैंकिंग हिस्ट्री क्या रही है और कहाँ से ये एनपीए की शुरुआत हुई है, तब हमको जाके इसका सॉल्यूशन समझ में आएगा। अब इंडिया की बैंकिंग हिस्ट्री तो काफ़ी बड़ी रही है जो कि इस छोटे से वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस वीडियो में हम खाली लैंडमार्क ईयर्स को देखेंगे जिसमें मेजर चेंजेस हुए हैं। इसके पहले हमको एक प्रिंसिपल समझ लेना होगा कि जब भी इकोनॉमी में चेंजेस होते हैं तो अकॉर्डिंगली सारे सेक्टर्स में चेंजेस आते हैं। सिमिलरली बैंकिंग सेक्टर में भी चेंज आते हैं, और क्योंकि इकोनॉमी को अचीव करने का एक मेजर जरिया बैंकिंग है, इसलिए इसमें ज़्यादा चेंजेस बाकी सेक्टर के कंपैरिजन में देखने को मिलते हैं जब कोई बड़े इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं। तो लैंडमार्क ईयर्स में हम देखते हैं 1969, 1980s पहले। इन दोनों सालों में बैंक को नेशनलाइज किया गया, यानी कि काफ़ी सारे प्राइवेट बैंक्स हैं जिनको इंदिरा गांधी ने उस समय नेशनलाइज किया। अब जैसा कि हमारे प्रिंसिपल के हिसाब से हम देखते हैं कि इकोनॉमी में जब चेंजेस हमको ज़रूरत होती है तब हम बैंकिंग को चेंज करते हैं। उस समय हमारी इकोनॉमी की ज़रूरत थी सोशलिस्ट एजेंडा, यानी कि गवर्नमेंट सारा कंट्रोल अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए उस समय प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। उस समय प्राइवेट बैंक्स की अपनी अलग प्रॉब्लम थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि एग्रीकल्चर या सारे सेक्टर्स डेवलप हो। एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना क्रेडिट फ्लो नहीं हो पा रहा था, प्राइवेट सेक्टर उतना लैंड नहीं कर रही थी, और उस समय कनेक्टेड लैंडिंग की प्रॉब्लम थी क्योंकि उस टाइम की जो बैंक्स थी वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथ में थी जो कि अपने सेल्फ लैंडिंग कर रहे थे एक तरीके से। तो गवर्नमेंट जो चाह रही थी, जिस तरह से इकोनॉमी को चलाना चाह रही थी, सोशलिस्ट एजेंडा अपनाना चाह रही थी, वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में बैंक्स को लिया 1969, 1980s में बैंक्स को नेशनलाइज करके। इसके बाद मेजर लैंडमार्क ईयर है 1991, जब काफ़ी सारे प्राइवेट बैंक्स को एंट्री दी गई। उस समय एम नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से काफ़ी सारे चेंजेस बैंकिंग सेक्टर में लाए गए। इसमें से मेजर चेंज थे एसएलआर और सीआरआर, इनको रिड्यूस करना। सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, जो कि बैंक्स मेंटेन करके रखती है कुछ कैश विद आरबीआई, एंड एसएलआर यानी कि स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो सारे फंड्स होते हैं, ये जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बहुत सारे फंड्स होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं किसी भी बैंक्स के लिए मेंटेन करना। तो ये सारा कैपिटल जो है बैंक का टाई अप हो जाता है और उनके लिए अवेलेबल नहीं होता टू एक्सटेंड फर्दर टू क्रेडिट। तो ये सारे रेशियोज़ को कम किया गया टू लिक्विडेट अवर बैंक्स। हमारी बैंक्स को ज़्यादा लिक्विडेट किया गया, ज़्यादा कैपिटल उनके पास होगा ताकि वो क्रेडिट दे सके न्यूली ग्रोइंग इकोनॉमी में, जिसमें काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहे हैं। अभी रिसेंट टाइम की बात करें तो 2019 में 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके 12 कर दिया गया। जैसे कि हम अपने प्रिंसिपल से समझ सकते हैं कि मेजर चेंजेस तभी होते हैं जब मेजर इकोनॉमी की डिमांड होती है। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि हमारा इकोनॉमी का एक गोल है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए अब फिर से एक तरीके से बैंक में काफ़ी सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। चेंजेस के साथ साथ हमारी करेंटली परसिस्टिंग प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना ज़रूरी है, जैसे कि एनपीए। पहले ये समझ लेते कि एनपीए का ओरिजिन आखिर हुआ कब से है। एनपीए का इशू रिसेंट 7-8 सालों में ही ज़्यादा सुनने को मिलता है, पर इकोनॉमिस्ट की माने तो ये अभी रिसेंट फिनोमिना नहीं है, ये स्टार्ट हो गई थी 2001-2002 के टाइम पे। एनपीए का ओरिजिन जान लेने से पहले हमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ लेना चाहिए, जिसे हम कहते हैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग। डेट रीस्ट्रक्चरिंग यानी कि जब बैंक्स किसी को लोन देती है तो उसके जो कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, उनको एक तरीके से रीस्ट्रक्चर किया जाता है। जैसे कि कुछ ईयर्स एक्सटेंड कर दिए जाए कि आप इतने साल के बजाय कुछ एक्सटेंडेड पीरियड में आप अपने लोन को वापस करिए, या इंटरेस्ट रेट में उनको कुछ हेयर कट दे दिया जाए या थोड़ी सी कमी दे दी जाए। ये सारे मेथड्स को हम कहते हैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग।
बैंक्स हमेशा एनपीए किसी भी लोन को डिक्लेयर करने के बजाय रीस्ट्रक्चरिंग का मेथड अपनाना ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि उससे उनको एनपीए डिक्लेयर नहीं करना होता। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर एनपीए डिक्लेयर किया तो उसके अगेंस्ट में प्रोविजनिंग अमाउंट सेट करना होगा, जिससे कैपिटल टाई अप हो जाएगा और इमीडिएट प्रॉफिट में भी काफ़ी नुकसान होगा। तो कोई भी मैनेजमेंट ये चाहती है कि हम रीस्ट्रक्चर कर दें और उस चीज़ को हमारे बैलेंस शीट में एज ए एनपीए ना डिक्लेयर करें। बीच बीच में गवर्नमेंट काफ़ी रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम्स लाती रहती है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक डिमांड, जिसका फ़ायदा हमेशा बैंक्स उठाती हैं और एनपीए डिक्लेयर करने से बचती हैं। अब गवर्नमेंट की ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम्स है ये जनरली लिक्विडिटी इशू वाली फर्म्स के लिए होती हैं। ऐसी फर्म्स जो कि शॉर्ट टर्म में शायद बैंक का पैसा वापस ना कर पाए, पर लॉन्ग टर्म में जब एक बार वो रिवाइव कर लेंगी अपने फर्म्स को तो शायद पैसा वापस कर पाए। पर बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि बैंक्स इन स्कीम्स को स्ट्रेस्ड फर्म्स यानी कि इंसॉल्वेंट टाइप की फर्म्स जो होती हैं, जो शायद पॉसिबली पैसा वापस ना कर पाए और बैंक्रप्सी की ओर चली जाए, ऐसे फर्म्स के लोन को भी रीस्ट्रक्चर करने के लिए यूज़ करती है। एनपीए एक्सप्लेन्ड का ये पार्ट 1 वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। पार्ट 2 वीडियो में हम जानेंगे शेयर ऑफ एनपीए, ओरिजिन ऑफ एनपीए एंड सॉल्यूशंस ऑफ एनपीए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो डू कंसिडर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।